हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विजन एकेडमी। आज की हमारा क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कला अभिव्यंजना है। कला अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना का मतलब होता है अपने मन की जो अभिव्यक्ति पेपर और पेन पे की जाए उसी को अभिव्यंजना कहते हैं। तो कला अभिव्यंजना है। ये कथन किसका है? ये कथन क्रोचे का है। कला अभिव्यंजना है, क्रोचे का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। फिर अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप कला मानते हैं तो कौन मानते हैं? हर्बर्ट रीड मानते हैं। नेक्स्ट है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जब भी कभी अपनी बात आएगी, खुद की अभिव्यक्ति की बात आएगी, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। जब दमित वासना आएगी या फ्राइड या स्वप्न आएगा या चेतन मन आएगा, कोई भी कथन ऐसे अचेतन और चेतन मन से आ जाए, दमित वासना से आ जाए। दमित वासना का मतलब होता है ऐसी ऐसी सोच जो दिमाग में कहीं दब गई हो, कभी भी कोई उसे पूरा ना कर सका, उस वो कथन है, वो फ्राइड का है। फ्राइड का है। फिर है, कला सत्य की अनुकृति है। किसका कथन है? प्लेटो का है। कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। पीएन चोएल का। ये कथन याद कर लीजिएगा। ऐसे चार। कला सत्य की अनुकृति है। सत्य की अनुकृति यानी प्लेटो है। जब भी सत्य की अनुकृति आएगी या अनुकृति की सत्य की अनुकृति आएगी, कला सत्य से 2 गुना या 3 गुना दूर है, ये सारे कथन किसके हो जाएंगे? प्लेटो के है। तो कला सत्य की अनुकृति है। अनुकृति वर्ड प्लेटो का है और अनुकरण वर्ड अरस्तु का है। कला बाह्य भाव, जब बाहरी भावों की बात आएगी, ये कला बाहरी भाव या अभिव्यक्ति की, तो क्रोचे की है। बाह्य भाव की आंतरिक अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति जो बाहरी भाव की आंतरिक हो। फिर है, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम। कला भौतिक सत्ता, हीगेल ने क्या बोला है? भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला एक अभिव्यक्ति है। रस्किन है। कथन सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड सबसे उठाएंगे तो याद हो जाएगा। कला कल्पना की, कल्पना शब्द आएगा तो शैल्य हो जाएगा। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। फिर यहाँ पे आया दमित वासना, दमित भावना। वहां पे वासना था, यहाँ भावना वर्ड है, लेकिन वर्ड आया दमित ना, तो यहाँ से कला दमित भावना का परिणाम है। किसने कहा था? तो फ्रायड। कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं सभी उसके, तो सौंदर्य शास्त्रियों के, वो सारे कीवर्ड्स याद रखेंगे तो याद रहेगा। कला दमित भावनाओं का परिणाम है, फ्रायड ने कहा है। हीगेल ने कला को आदि भौतिक सत्ता याद करिए, चाहे कितने भी वर्ड्स चेंज करेंगे, आदि भौतिक सत्ता सेम रखेंगे। हीगेल ने कहा कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। अरस्तु से अनुकरण याद करिए। क्रोचे की दृष्टि में कला बाह्य प्रभाव, बाहरी प्रभाव से आंतरिक अभिव्यक्ति, यानी बाहरी प्रभाव को देखे मानव के अंदर जो अभिव्यक्ति उठती है, उसी को क्रोचे ने कहा है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक सुंदर वस्तु पर अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का बाह्य प्राण सौंदर्य होता है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। किसने? प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की क्या है? अनुकृति है। फिर है एस्थेटिक। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्थेटिक भाषा की उत्पत्ति यूनानी से हुई थी। सौंदर्य शास्त्र, जिसे इंग्लिश में एस्थेटिक कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्थेटिक के जनक कौन है, तो चाहे सौंदर्य शास्त्र हो या एस्थेटिक हो, बामगार्टन ही होगा। शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई थी। सौंदर्य शास्त्र के जनक जर्मन दार्शनिक बामगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को संवेगात्मक, भावात्मक गुण, धर्म और मूल्यों का अध्ययन है। कला, संस्कृति और प्राकृतिक अंकन ही सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है। याद रखना है कि सौंदर्य शास्त्र किसका अंग है? तो दर्शन शास्त्र का, जिसे फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी का एक अंग एस्थेटिक है या सौंदर्य शास्त्र है, और इसे सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। किसे? सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है, और सौंदर्य शास्त्र का अन्य नाम है सौंदर्य मीमांसा या आनंद मीमांसा। वेदांत के आधार पर, वेदांत है, उस वेदांत के आधार पर अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? तो वेदांत के आधार पर अभिव्यक्ति का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। अभिनव गुप्त 975 से 1025 दार्शनिक क्या थे? दार्शनिक थे, रहस्यवादी थे एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य थे। कश्मीरी शैववाद का मतलब ये कश्मीर से रहे होंगे। कश्मीरी शैववाद और तंत्र के पंडित थे। वे संगीतज्ञ, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री और तर्कशास्त्री थे। अनुमितिवाद सिद्धांत शंकु का है, ये लाइन याद रखना। तथा भुक्तिवाद का सिद्धांत भटनायक का है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन है, ये टीजीटी 2021 में पूछा था, आगे भी पूछ सकता है। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की थी? तो सौंदर्य शास्त्र को एक अलग है। दर्शन शास्त्र से एक अलग शाखा के रूप में किसने किया था? तो वामगार्टन ने बोला था कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक उप शाखा है। इससे पहले सौंदर्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र के साथ ही मिला के पढ़ा जाता था। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना वामगार्टन ने की थी। सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक संवेदनात्मक, भावात्मक गुण है, गुण, धर्म और मूल्यों का अध्ययन है।
कला संस्कृति की प्रकृति और प्रति अंकन है। सौंदर्य शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र में दर्शन शास्त्र का एक अंग है। सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं, ये भी सेम अभी हम ऊपर बता के गए थे, अब आगे आएगा तो छोड़ देंगे। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो का जन्म याद रखिएगा, क्वेश्चन एलटी में पूछ सकता है कि प्लेटो का जन्म 428 या 427 ईसा पूर्व में और मृत्यु 348 या 347 में। सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु का गुरु था। प्लेटो बीच में रहेंगे, आगे सुकरात पीछे अरस्तु। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्लेटो को अफलातून नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी जगत में उच्च शिक्षा की पहली संस्था अकेडमी की स्थापना का श्रेय किसको? प्लेटो को हो जाता है। इन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। कला अनुकरण है, अनुकरण प्लेटो। ग्रीक दार्शनिक एवं विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक है, याद रखना है। रिपब्लिक में काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा है। जैसे बढ़ई महान शिल्पी ईश्वर के द्वारा निर्मित मूल बिंब का अनुकरण करके पलंग बनाता है, चित्रकार इस पलंग का अनुकरण करके चित्र बनाता है। साहित्यकार भी उसी बढ़ई के द्वारा बनाए गए अनुकरण को अपनी रचनाओं का विषय बनाता है। इसी तरह कला काव्य सत्य की दोहरी तिहरी दूरी पर है, ये याद रखना है। प्लेटो ने कहा था कि कला सत्य तथा काव्य से दोहरी और तिहरी दूरी पर है। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का है, जबकि आयोग ने प्लेटो माना है। क्यों आयोग ने प्लेटो माना है? क्योंकि यहाँ पे अरस्तु ऑप्शन में ही नहीं अरस्तु ऑप्शन में है, तब ये क्वेश्चन एफ रहा होगा। यूके वाले जाने, यूके में आया था, ये इसका अरस्तु ही होगा आंसर, क्योंकि बुक में अरस्तु ही है। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का क्या है? माध्यम है। ये किसने कहा है? भौतिक सत्ता की बात हो रही है, अभी हम पहले भी बोले भौतिक सत्ता हीगेल का है। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो ने कहा है। कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार की अभिव्यक्ति करता है जिसे देखने व सुनने वाले मन में वही भाव उत्पन्न हो जाए। जागे उसे टॉलस्टॉय ने कहा कि कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे चित्रकार जो चित्र बना रहा है, बनाने वाले के मन में जो भाव है, दर्शक देखने वाले के मन में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, तो ये संचार कम्युनिकेशन का सिद्धांत होता है। कम्युनिकेशन का सिद्धांत किसने दिया? टॉलस्टॉय ने। कला भौतिक सत्ता हीगेल है, कला अनुकरण अरस्तु है, अपनी अभिव्यक्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर है। हमें लगता है याद होने लगा होगा, बार बार वही चीज आ रहा है। आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है। आचार्य वामन का प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री थे। आचार्य वामन प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री थे। आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र काव्य शास्त्र का दर्शन निर्माण का प्रथम प्रयास है। यह ग्रंथ सूत्र रूप में वे रीति को काव्य की आत्मा कहते हैं। यह ग्रंथ सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें 5 अधिकरण है। कितने? 5 अधिकरण है, और इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, इसलिए हम थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं और इसके सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। हीगेल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? तो हीगेल के दर्शन से मार्क्सवाद का जन्म हुआ है। जर्मन दार्शनिक हीगेल से मार्क्सवाद का विचार पनपा, जिसे पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था में भारी परिवर्तन ला दिया था। हीगेल ने सारी सृष्टि को विचार के विकास का परिणाम मानते हुए पक्ष, जिसे थेसिस कहते हैं, प्रतिपक्ष जिसे एंटीथेसिस कहते हैं, और समन्वय जिसे सिंथेसिस कहते हैं। ये हीगेल के नाम से पूछा जाता है कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस किसका सिद्धांत है? तो हीगेल का, याद रखना। और हीगेल किससे संबंधित है? तो हीगेल मार्क्सवाद से संबंधित है। जर्मन दार्शनिक हीगेल मार्क्सवाद की विचारधारा पनपी थी, जिसने पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को भारी परिवर्तन ला दिया। हीगेल ने सारी सृष्टि को विचार के विकास का परिणाम मानते हुए थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का उल्लेख किया है। पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय। कार्ल मार्क्स ने विकास की इस प्रक्रिया को पदार्थ के स्तर पर स्वीकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत अगस्टाइन का काल बताना है, यानी इनका समय पीरियड क्या है? कार्यकाल, जन्म और मृत्यु दोनों। तो 354 से 430 ईस्वी है, ये याद रखना है। ये एलटी से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर 20 में आया था। संत अगस्टाइन 354 से 430 का समय है। संत अगस्टाइन का जन्म ताक्से नामक उत्तर अफ्रीका, वर्तमान अल्जीरिया के एक नगर में हुआ था। अगस्टाइन ने ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण कलाओं को, विशेषता ललित कलाओं को, हवा और धुआं कहकर विलासितापूर्ण असत्य कहा। अगस्टाइन ने कहा कि रंगमंची मनोरंजन कामुकतापूर्ण है। किसके अनुसार रंगमंची कला कामुकतापूर्ण है? देखिए यहीं पे ये आया है कि अगस्टाइन के अनुसार रंगमंची कला क्या है? कामुकतापूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार रंगमंची कला कामुकतापूर्ण है? तो अगस्टाइन के अनुसार। संत अगस्टाइन का जन्म 354 से 430 में हुआ है। अगस्टाइन के अनुसार रंगमंची कला क्या है? कामुकतापूर्ण है। कलाओं के काल से अगस्टाइन ने ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण कलाओं में विशेषता, ललित कला को हवा और धुआं, ललित कला को इन्होंने क्या कहा है? हवा और धुआं कहा है। अगर ये कथन पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि ललित कला को हवा और धुआं कहकर विलासितापूर्ण असत्य कहा है, तो अगस्टाइन ने कहा है। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया, जिसका मूल रूप एटोंकेस है। यह शब्द यूनानी शब्द बाद में एस्थेसिस है, जिसका अर्थ होता है, एस्थेसिस का अर्थ होता है इंद्रिय सुख की चेतना।
इसी एस्थेसिस शब्द एस्थेटिक शब्द से बना है। हिंदी भाषा में इसे सौंदर्य शास्त्र या नंदन शास्त्र कहते हैं। याद रखना है कि सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक को या सौंदर्य शास्त्र को सौंदर्य और नंदन दोनों भी कहते हैं। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। एस्थेटिक शब्द प्रथम बार 1750 में दार्शनिक अलेक्जेंडर बाumgarten ने किया था और इनका जन्म 1714 से 1762, ये याद रखना है। ने अपनी पुस्तक एस्थेटिका में प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कह के पुकारा है। ये पूरा याद कर पढ़ लीजिए अच्छे से। निम्न में से किसने कला कला के लिए का विरोध किया है? किसने कला कला के लिए का विरोध किया है? तो आई ए रिचर्ड ने कला कला के लिए सिद्धांत का क्या किया है? विरोध किया है। ये याद रखना है। कलावादी चिंतकों ने जीवन जीवन और कला के मध्य इतनी गहरी खाई उत्पन्न कर दी थी कि 20वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी विचारक रिचर्ड्स एवं ड्यूक ने कलागत संदर्भों को जीवनगत संदर्भों से जोड़ने का प्रयास आवश्यक समझा। कला कला के लिए, कविता कविता के लिए, सौंदर्य शास्त्रीय अवधारणाओं के प्रचार में ऐसे वातावरण का निर्माण होने लगा। तो रिचर्ड क्रोचे की पुस्तक काव्यालोचन का सिद्धांत व्यवहारिक आलोचना साइंस एंड पोएट्री, रिचर्ड ने कला के लिए सिद्धांत का विरोध किया है। सुसेन लेंगर का जन्म किस देश में हुआ? सुसेन लेंगर या किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। अमेरिकन दर्शन शास्त्री सुसेन के लेंगर का जन्म 1895 में हुआ था। लेंगर का प्रसिद्ध ग्रंथ फिलोसफी इन अ न्यू की है। लेंगर के मतानुसार सौंदर्य शास्त्र ने तो अस्वदान का विज्ञान न ही सौंदर्य का दर्शन की अभिव्यक्ति है या अभिव्यंजनों का विज्ञान है, न ही ललित कलाओं के दर्शन है। लेंगर की अन्य पुस्तकों में फीलिंग एंड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रमुख है, जिसमें लेंगर ने स्वीकारा है कि सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है? तो जॉर्ज संतायना ने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है। जॉर्ज संतायना, जिनका जन्म हुआ था 1863 में और मृत्यु 1952 में, 20वीं शताब्दी, किस शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के प्रमुख भाववादी सौंदर्य शास्त्री जॉर्ज संतायना कला को संवेगों की अभिव्यंजना के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी दृष्टि से ललित कलाओं में सौंदर्य भावना शुद्ध रूप से व्यक्त की गई है। सौंदर्य भावना शुद्ध रूप से व्यक्त की गई। संतायना सौंदर्य को नैतिकता से भिन्न मानते हैं। संतायना क्या कहते हैं? कि सौंदर्य नैतिकता से अलग है। संतायना की प्रमुख पुस्तकें द सेंस ऑफ ब्यूटी, द लाइफ ऑफ रीजन, स्क्रिप्टिज्म एंड एनिमल फेथ और रिथम ऑफ बीइंग, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लीजिए। फीलिंग एंड फॉर्म किसकी बुक है? तो फीलिंग एंड फॉर्म सुजैन लेंगर की है। किसने कहा है कि कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे? किसने कहा है? टॉलस्टॉय ने कहा। टॉलस्टॉय ने कला संबंधी विचार में व्हाट इज आर्ट पुस्तक किसकी है? टॉलस्टॉय की। नामक निबंध में मिलते हैं। टॉलस्टॉय की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपने प्रतिपादित सिद्धांतों में केवल सैद्धांतिक रूप में ही नहीं वरन व्यवहारिक रूप में भी स्वीकार किया है। उनका यह मत था कि जनता के मन और अनुभूति को प्रभावित करने वाला उसका निर्माण करने में धर्म के बाद कला ही बुनियादी शक्ति है। टॉलस्टॉय ने के चिंतन पर मार्क्सवाद का अधिक प्रभाव रहा है और हीगल पर भी मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है, याद रखना है। किसने कहा कि जीवन में अचेतन महत्व की चेतन की अपेक्षा अधिक है? अभी हम बोले थे ना, चेतन अचेतन या दमित, ये किसका होगा? तो ये कीवर्ड है, इससे याद रखिए, ये सीधा फ्राइड का हो जाएगा। जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है, फ्राइड का है। फ्राइड का जन्म 1856 में, मृत्यु 1939 में। सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? अमेरिका के थे और ये एक मनोविश्लेषणवाद संस्थान से थे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रीम। फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन फ्राइड कला के उस परिप्रेक्ष्य से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फ्राइड के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से उससे वेस्टर्न आर्ट का अति यथार्थवादी कला आंदोलन की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए कला के क्षेत्र में फ्राइड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्राइड की महत्वपूर्ण पुस्तक इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रीम का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। फ्राइड की अंतिम पुस्तक का नाम मोजेस एंड मोनोथिज्म का प्रकाशन 1933 में लंदन में हुआ था। फ्राइड ने लिबिडो थ्योरी से लेकर सेक्सुअल थ्रॉलडम तक की पृष्ठभूमि में कलाकृतियों की विवेचना की। फ्राइड ने लिखा कि सुख स्वास्थ्य का पर्यायवाची है। सुख क्या है? जब अगर इंसान सुखी होगा तो स्वास्थ्य भी सही होगा, अगर इंसान दुखी है तो स्वास्थ्य भी खराब है। दुख मंदस्ताप है, ये याद रखना है कि फ्राइड ने ये कहा है, सुख स्वास्थ्य का पर्यायवाची है और दुख मंदस्ताप का। किसने कहा था कि चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती है? फिर यहाँ चेतन और अचेतन वर्ड आया, फ्राइड हो जाएगा। फ्राइड ने समस्त मन की तुलना एक नाट्यशाला से की है। चेतन मन नाट्यशाला की रंगभूमि के उस भाग के समान है जहां रंगभूमि के अनेक पात्र अभिनय दिखाने हेतु आते हैं, वे अपने खेलों को दिखाकर अदृश्य स्थान में विलीन हो जाते हैं। अचेतन मन नाट्यशाला के सजावट के कमरे के समान है जहां पात्र अभिनय के लिए तैयारियां करते हैं। चेतोन्मुख मन रंगशाला घूमने वाले दरवाजे के समान है। किसने कहा कि कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्ध चेतन मस्तिष्क है? फिर वही देखिए, चेतन अचेतन, फ्राइड का है। अब फ्राइड से कोई भी सिद्धांत आए, कथन आए तो गलत नहीं होना चाहिए,
मुझे ऐसा लगता है। फ्रायड फ्रायड ने कहा है कि कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है। चेतन मन के पूरे अर्धचेतन या चेतोन्मुख मन होता है। मन के इस स्तर पर भावनाएं, स्मृतियां, इच्छाएं, संवेदनाएं रहती हैं। क्या? भावना, स्मृति, इच्छा और संवेदना जो प्रकाश्य नहीं है, किंतु ना भावना किसी की देखी जा सकती है, ना स्मृतियां, ना इच्छाएं और ना संवेदना। ये ऐसी चीज है जो मनुष्य मस्तिष्क में होती है, कभी प्रकाश्य नहीं होती, कभी इसे कोई देख नहीं सकता है। किंतु जो चेतन मन पर आते हेतु तत्पर है, कोई भी विचार चेतन मन तक प्रकाशित होने के पूर्व चेतोन्मुख मन में रहता है। फ्रायड ने व्यक्ति चेतन के 3 अंग माने हैं। फ्रायड ने क्या माना है? व्यक्ति का जो चेतन होता है उसके 3, इड, ईगो और सुपर ईगो। युद्ध और शांति पुस्तक किसकी है? अभी पीछे बताए हैं तो टॉलस्टॉय की है। युद्ध और शांति पुस्तक टॉलस्टॉय की है। टॉलस्टॉय की पुस्तक व्हाट इज आर्ट में कला संबंधी सिद्धांत मिलते हैं। टॉलस्टॉय की दूसरी पुस्तक उपन्यास युद्ध और शांति है। जॉर्ज संतायना 20वीं सदी के प्रमुख प्रभाववादी सौंदर्य शास्त्री कला के संवेगों की अभिव्यंजना के रूप में स्वीकार करते हैं। संतायना की पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी है। सुसेन लेंगर की पुस्तक ग्रंथ फिलॉसफी इन अ न्यू की है। ये याद रखिए। किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्यशाला को श्रेष्ठ माना है? संगीत को महत्व देते हुए नाट्यशाला को श्रेष्ठ अरस्तु ने माना है। अरस्तु जिनका समय पीरियड 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है, यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। कौन? अरस्तु। उनका जन्म स्टेग्रिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के चिंतन में यूनानी दर्शन का क्या चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है? अरस्तु का सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुकरण का सिद्धांत तो आप याद किए हैं, लेकिन हो सकता है हिंदी में लिख के पूछ ले कि इमिटेशन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इमिटेशन किसकी है, तो याद ये भी रखना है, अरस्तु का है। किसने कहा है सौंदर्य शिव है जो आनंद प्रद है क्योंकि वह शिव है? ये भी अरस्तु ने कहा है। प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम को एक सूत्र में जुड़ा देखा। इसके विपरीत अरिस्टोटल ने सौंदर्य को सत्य और शिव से भिन्न माना। अरिस्टोटल के अनुसार शिव कर्म में निहित होता है और सुंदर रूप में, इसीलिए सौंदर्य की उपयोगिता से भिन्न बताया है, जिसे सोक्रेटिस यानी सुकरात ने सौंदर्य का मापदंड माना है। उपयोगिता को उसने सत्य शिव से भिन्न माना है। ये फिलॉसफी है सौंदर्य शास्त्र की। किसने कहा है कि ललित कलाएं हवा और धुआं है जो एक विलासिता पूर्ण असत्य है? अभी पीछे ये चीजें आ चुकी हैं कथन में। संत अगस्टाइन का है। संत अगस्टाइन का समय 354 से 430 ईस्वी है। संत अगस्टाइन का जन्म से उत्तरी अफ्रीका वर्तमान अल्जीरिया में हुआ था। आपने प्रारंभिक काल में संत अगस्टाइन ने ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण कलाओं की विशेषता ललित कलाओं को हवा और धुआं कहकर विलासिता पूर्ण असत्य कहा है। अगस्टाइन ने कहा है कि रंगमंचीय मनोरंजन कामुकतापूर्ण है। किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ हैं? तो प्लेटो ने कहा है अनुकरणात्मक कलाएं श्रेष्ठ हैं उपयोगी कलाओं से। प्लेटो के अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ हैं क्योंकि प्लेटो के अनुसार कला में चित्रित या वर्णित वस्तु वास्तविक वस्तु जैसा आनंद नहीं देती है, लेकिन जो उपयोगी कला होती है वो वास्तविक अनुभव देती है। प्लेटो सौंदर्य का नैतिकता व उपयोगिता से गहन संबंध मानते हैं। इसी कारण कला में भी शिव की स्थिति अवश्य मानी जाती है। उन्होंने उसी कला को प्रशंसित माना है जो उपयोगी तथा नागरिकों को नैतिक बल देने वाली है। किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है? तो ज्ञान की समस्या पर कांट ने काम किया है। इमैनुअल कांट का समय यह है, याद रखना है। जर्मन दार्श 1724 से 1804। जर्मन दर्शन शास्त्री कांट का जन्म केनिन्सबर्ग में एक मोची परिवार में। कहां पर? मोची परिवार में होता। कांट के समय 2 विरोधी धाराएं थी। एक तो बुद्धिवादी कि जो यह मानते थे कि मनुष्य की बुद्धि सब कुछ जान सकती है, और दूसरा मत अनुभववादियों का था कि मानव बुद्धि के रूप में कुछ भी निश्चित नहीं जान सकता है। इन 2 विरोधी धाराओं के मध्य ही कांट का प्रादुर्भाव हुआ। कांट ने इन दोनों पक्षों में समझौता कराया और मध्य मार्ग की स्थापना की, और वो मध्य मार्ग क्या था? ज्ञान की समस्या। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसका है? तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कांट का है। कांट की पहली पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट ने ज्ञान की समस्या उठाई है। इन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था का औचित्य सिद्ध किया है। ह्यूम ने जिस समस्या को उठाया था कांट ने उसी का समाधान दिया। कांट की दूसरी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में दूसरी समस्या नैतिकता को उठाया है। पहले में ज्ञान की, दूसरे में नैतिकता की। कांट की पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट में उदात्त एवं सौंदर्य पर अपनी तीसरी विचारधारा व्यक्त की है। किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? तो कांट के अनुसार। कांट भी प्लेटो के समान ही सौंदर्य का परिणाम विशुद्धिकरण मानते हैं। इनका कहना था कि प्राकृतिक सौंदर्य में शुद्धात्मा द्वारा ही मनोनिवेश हो पाता है। कांट ने सौंदर्य को वस्तुगत तत्व मानकर विशिष्ट अनुभूति का कारण मानते हैं। टॉलस्टॉय व रस्किन ने भी अनुभूति पर बल दिया है। किसके अनुसार उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? अभी बताए हैं प्लेटो। ये सेम देखिए, किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं श्रेष्ठ है, किसके अनुसार? तो ये सेम क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार।
फिर किसके अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है? तो प्लेटो के अनुसार। यहाँ ये गलत है, यहाँ प्लेटो होगा। प्लेटो के अनुसार अनुकरणात्मक कलाओं को उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ माना है, प्लेटो ने उपयोगी कला को अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ माना। देखिए नीचे की लाइन सही है, ऊपर गलत है। यही कहना है कि याद सही से समझ के पढ़ना है। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, प्लेटो। जहां पे मिस्टेक है उसको सही करते हुए चलिए। किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है? तो हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है, जिससे हिगेलियन क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जिसका क्रम है काव्य, पहले नंबर पे काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। हीगेल ने सर्वश्रेष्ठ कला काव्य को माना है तथा निम्न कला स्थापत्य को माना है। हीगेल का मत था कि जिस कला में जितने संसाधनों की कम जरूरत होती है, जितने संसाधन कम यूज होता है, वह कला उतनी ही श्रेष्ठ होती है। तो काव्य में संसाधन की जरूरत नहीं होती है, तथा जिस कला में अधिक संसाधन की जरूरत होती है वह कला उतनी ही निम्न होती है। यहाँ भिन्न लिखा है, निम्न होती है। तो यहाँ पे स्थापत्य में सबसे ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है, तो इसीलिए सबसे निम्न कैटेगरी में रखा गया है। निम्न में से आकारवाद, आकारवाद का संबंध किसे है? तो आकारवाद का संबंध रोजर फ्राई से है। रोजर एलियट फ्राई का समय 1866 से 1934 ईस्वी था। ब्रिटिश कलाकार व कला आलोचक सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में रोजर फ्राई ने चित्रकला को ध्यान में रखकर सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इनके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। रोजर फ्राई का क्या कथन याद रखना है कि इनके अनुसार क्या है? कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, काल्पनिक। फिर आकारवाद, जिसे फॉर्मलिज्म कहते हैं, रोजर फ्राई से संबंध रहा है, ये याद रखना है। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? तो जर्मन दर्शन का अरस्तु हीगेल कहलाते हैं। GWF हीगेल, जोरी विलियम फ्रीडरिक हीगेल का समय 1770 से 1831 था। जर्मन दार्शनिक हीगेल मार्क्सवाद की विचारधारा से थे, और प्रायः या कहा जाता है कि जर्मन दर्शन में कांट का वही स्थान है जो यूनानी दर्शन में किसका है? प्लेटो का। तथा कांट की तुलना हीगेल के जर्मन दर्शन को अरस्तु से कहा गया है। यह सत्य है कि हीगेल का दर्शन कांट से विशेषता प्रभावित था, किंतु फिर भी दोनों प्रकारिक अंतर है। थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ा टफ है, लेकिन 2 से 3 बार जब रिवीजन होगा तो अपने आप ही समझ में आएगा, इसीलिए हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित है? कला में संवेग कल्पना पर आधारित है, तो रोजर फ्राई के अनुसार। रोजर फ्राई के अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति। क्या कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है? ये कला में नैतिकता, दायित्व और आवश्यक नहीं मानते। इनका विचार था कि कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है। कला में संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, जो यथार्थ जीवन के संवेगों की अभिव्यक्ति के समय रखती है, किंतु समरूप नहीं होती। कलाकार कला को जो संवेग व्यक्त करता है वे कल्पना पर आधारित है। ये बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए पढ़ लीजिए। सिद्धांत ज्यादा, जहां जहां सिद्धांत है, जहां जहां कथन है, वो याद रखिए। जहां ऐसे थ्योरी दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझने को है। किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप से किसके अनुसार कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? तो सुसेन लेंगर के अनुसार। सुसेन के लेंगर का जन्म 1895 में और मृत्यु 1985 में हुआ था। अमेरिकन दर्शन शास्त्री सुसेन के लेंगर ने अपने ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ है? फिलोसफी इन अ न्यू की, याद रखना है, में एक नए संतुलित कला सिद्धांत की स्थापना की है। लेंगर के मतानुसार कला प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि करती है, याद रखिए। इस एक शब्द में लेंगर की अनुभूति तथा रूप में एक सामंजस्य की प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया गया, जो पाश्चात्य सौंदर्य के इतिहास का प्रथम प्रयास है। निम्नलिखित में से को मिलान करना है। तो सुसेन लेंगर क्या थी? तो ये सौंदर्य शास्त्री थी। कृष्ण, फिर मान लीजिए लाइसिपी पोज को नहीं जानते हैं, कृष्णा रेड्डी को तो जानते हैं। कृष्णा रेड्डी क्या थे? छापाकार थे। टिशियन कौन थे? टिशियन ने चित्र बनाया था वीनस की उर्बिनो। एक ऑप्शन बचे क्या? लाइसिपोज, ये मूर्ति कला से संबंधित हो गया। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का 4 सौंदर्य शास्त्री, ये वाला हो जाएगा। बी का 2 लाइसिपोसी, बी का 3, हाँ, और सी का 2 कृष्णा छापा कला, और टिशियन का ये आंसर डी हो जाएगा। सुसेन लेंगर सौंदर्य शास्त्री, लाइसिपोज मूर्तिकला या मूर्तिकार थे, कृष्णा रेड्डी छापाकार थे, और टिशियन की चित्र क्या था? वीनस ऑफ उर्बिनो या उर्बिनो की वीनस। सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक कौन है? तो सार्थक रूप की अवधारणा क्लाइव बेल का है। आर्थर क्लाइव हेवार्ड बेल। क्लाइव बेल का पूरा नाम क्या था? आर्थर क्लाइव हेवार्ड बेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे, जो औपचारिक और ब्लूसबरी समूह से जुड़े थे। कहां से? औपचारिक और ब्लूसबरी समूह से जुड़े थे। उन्होंने कला सिद्धांत को महत्वपूर्ण रूप में माना है। इनका जन्म 16 सितंबर 1881 ईस्वी को ईस्ट शेफर्ड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। सर हर्बर्ट रीड DSO MCA अंग्रेजी कला इतिहासकार, कवि, साहित्य और आलोचक और दार्शनिक थे। इनका जन्म 1893 ईस्वी में यूके में हुआ था।
फिर है क्रोचे। क्रोचे का यहाँ से देखिए 3-4 का जन्म हो जा रहा है, तो क्रोचे का जन्म 1866 में हुआ था और ये इटली के आत्मवादी दार्शनिक थे। उसने अनेक विषयों पर लेख लिखे हैं, जिसमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्यशास्त्र आदि प्रमुख है। फिर है फ्रायड, 1856 में जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, इसको सही कर लीजिए। ऑस्ट्रिया के तांत्रिक विज्ञानी यानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक हैं। सबसे पहले मनोविश्लेषण यानी मन के अंदर का विश्लेषण करने के सिद्धांत इनके ही दिमाग में आया था कि मन के अंदर का भी विश्लेषण किया जा सकता है कि एक मानव जीवन के मन के अंदर कैसी भावनाएं चल रही हैं। मन का वह भाग जिसे मन की समस्त क्रियाएं विचरण करती हैं, मन का वह भाग जिसमें मन की समस्त क्रियाएं क्या करती हैं, विचरण करती हैं, उसे चेतन मन कहते हैं। चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में, वहां पे मन की समस्त अच्छी बुरी जो हुई है जो नहीं हुई है वो सभी कहाँ चेतन मन में विचरण करती है। जब हम कोई कार्य सक्रिय अवस्था में रह कर करते हैं उसे हम चेतन मन कहते हैं। जब हम कोई कार्य पहली बार सीखने या करने की कोशिश करते हैं उस समय हमारा मन पूरी तरह चेतन अवस्था में होता है या पूरी तरह एक्टिव होता है, तो हमारा ध्यान पूरी तरह उस कार्य के प्रति हो जाता है, वह भी चेतन मन कहलाता है। फिर अवचेतन मन आता है जिसे सब कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब आपकी नींद थोड़ी अच्छी और आप सपने देखते हैं तो वह क्या, तो सपने वाली भाषा कहाँ अवचेतन मन की होती है। और चेतन मन जब आप सो रहे होते हैं बिल्कुल गहरी नींद में, जब कोई सपना भी नहीं आ रहा हो, जैसे कि आप बहुत मेहनत करके गहरी नींद लेते हैं, तब शरीर उसी का क्या है उपयोग कर रहा होता है, किसका, अचेतन मन का। फिर है इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है, तो जॉन मीरो नहीं, जॉन कैरी नहीं, तो हर्बर्ट रीड के बारे में सभी जानते हैं, ये एक सौंदर्य शास्त्री कला समीक्षक है। सर हर्बर्ट रीड का जन्म यूनाइटेड किंगडम में 1893 में हुआ था। यह अंग्रेजी कला इतिहासकार या सौंदर्य शास्त्री थे, साहित्यिक आलोचक और दार्शनिक थे। इन्होंने कला पर प्रभावशाली पुस्तक लिखी और इनकी मृत्यु भी यूके में हुई थी 1968, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में। इनकी प्रमुख पुस्तक द मीनिंग ऑफ आर्ट, द हेल विद कल्चर, एजुकेशन थ्रू आर्ट आदि था। फिर यहाँ पे कैथरिसिस, इंस्टीट्यूशन, फॉर्मलिज्म और इंस्टीट्यूलाइज्म अरस किसके हैं, सबके प्रतिपादक बताना है। यहाँ से देखते हैं ऊपर से, कैथरिसिस के क्या कौन होंगे, अरस्तु हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन के क्रोचे हो जाएंगे। फॉर्मलिज्म के क्लाइवेल और रोजर फ्राई हो जाएंगे। और इंस्टीट्यूलिज्म के कौन हो जाएंगे, जॉर्ज डिकी। ये याद रखिएगा, ये पूछता है बहुत अच्छे से। कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर है। अभी पहले बता चुके हैं कि किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है कि कला अनुकरण और सत्य से दोहरी दूरी पर है। प्लेटो जिनका जन्म 428 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 343 में। एक इनको क्या अफलातून कहा जाता था, या यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वह सुकरात के शिष्य थे। सुकरात का कथन था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता का शिष्य था और अरस्तु का गुरु था। इन तीन दार्शनिक को त्रयी ने ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार माना है। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का प्लेटो को ही पर्याप्त है। प्लेटो के अनुसार कला अनुकरण है और सत्य से क्या है, दुगनी या तुगनी, दोहरी या तेहरी दूरी पर है। किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा वर्ड आएगा, क्रोचे हो जाएंगे। क्रोचे के अनुसार कला ईश्वरी कीर्ति की अंतः प्रज्ञा अभिव्यक्ति है। इन्होंने आत्मवादी दर्शन, जैसे हीगल मार्क्सवादी है, ये क्या है, आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य शास्त्र की व्याख्या की है, जिसका जन्म अभिव्यंजनावाद के नाम से हुआ। 1902 ईस्वी में इन्होंने सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ प्रकाशित किया। तो याद रखिएगा, सौंदर्य शास्त्र नाम से ग्रंथ किसका है, क्रोचे का है। फिर यहाँ पे मिलान करना है। इस तरह के वर्ड मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। देखिए हम बताए हैं संप्रेषण, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जब कलाकार जिस भी मनोभाव से जो भी सोचकर चित्र को बनाता है, देखने वाले के मन यानी दर्शक के मन में वही भाव उत्पन्न हो जाए तो वह पेंटिंग है, और ये संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है। लियो टॉलस्टॉय ने कहा है। यहाँ आकारवाद अभी पढ़ क्या है, रोजर फ्राई का है। अनुकरण किसका है, प्लेटो का है। अंतःबोध किसका है, ये बुनाडोट क्रॉस नहीं है, क्रोचे होंगे, ठीक है। अंतःबोध यहाँ पे क्रोचे लिख लीजिए, सभी लोग याद रहेगा। फिर है अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का है। कला संप्रेषण है, टॉलस्टॉय का है। हर्षचरित चित्र सूत्र नहीं होना चाहिए, चित्र लक्षण होना चाहिए। चित्र लक्षण नग्नजित का है और हर्षचरित बाण भट्ट का है। यहाँ पे फिर मिलान है, वही अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का है। कला संप्रेषण लियो टॉलस्टॉय का है। चित्र सूत्र नग्नजित का, या सूत्र नहीं है, चित्र लक्षण है, हर्षचरित बाण भट्ट का है। यहाँ कालक्रम लगाना है यानी क्रोनोलॉजी सेट करना है। तो किसका, ये याद रखना है, पाइथागोरस का जन्म 570 ईस्वी से 496 ईसा पूर्व में। सुकरात का जन्म 469 से 399 ईसा पूर्व। प्लेटो का 428 से 347 ईसा पूर्व। सेंट अगस्टाइन का 354 से 430 ईसा पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे पाइथागोरस, फिर सुकरात, प्लेटो और सेंट अगस्टाइन, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा।
सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर क्या होते हैं, संबंध होते हैं, या कथन है। यह सर्वमान्य कि भाव और रस क्या होते हैं, आपस में परस्पर संबंध होते हैं। तभी तो भरत मुनि का जो भाव है और रस एक ही है, रस का भाव, तो आपस में दोनों क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कथन सही हो जाएगा, क्योंकि समस्त कलाओं में लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करती है। ये भी सही हो जाएगा, तो दोनों कथन क्या है, सही हो जाएगा। किसी आकृति के मनोभाव, स्वभाव और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाव। किसी आकृति के मन का भाव और उसका क्या स्वभाव है और उसका क्या व्यंग है की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, भाव कहलाती है। और भाव का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, रस से होता है। काव्य शास्त्र में हम कितने 9 रसों का वर्णन मिलता है। यह सर्वमान्य है कि भाव और रस का परस्पर संबंध होता है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के लिए प्रयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न पेंटर्स। हम अभी से पहले वाले में कला साहित्य वाले में इसको पढ़ा चुके हैं। मॉडर्न पेंटर किसकी है, रस्किन की है। और इस रस्किन में इन्होंने किसकी, टर्नर की विशेषता लिखी है। मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है, तो रस्किन के द्वारा। जॉन रस्किन का जन्म, अब यहाँ से रस्किन का जन्म याद रखिए, 1819 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। यह प्रमुख कला क्या थे, कला समीक्षक, दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे। मॉडर्न पेंटर जॉन रस्किन की पुस्तक है, और इस पुस्तक में इन्होंने टर्नर की विशेषता लिखी है। किसने कहा था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, अभी हम ऊपर ये बता के आए हैं, सुकरात। सुकरात कहते थे कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। क्या, प्राचीन यूनान के दार्शनिक। सुकरात अलग, प्लेटो और अरस्तु तीनों कहाँ के थे, यूनान के थे। इनका जन्म 470 ईस्वी में कहाँ पर, एथेंस में हुआ था। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्याधिक का प्रयोग ही कला है। क्या, प्रकृति के सानिध्य में रह के और उससे ज्ञान प्राप्त करना और उसी का अनुकरण करना, उसका अत्यधिक प्रयोग ही करना क्या कहलाता है, कला से ही है। जैसे प्रभाववादियों के देखिए, प्रकृति के सानिध्य में रह के कला बनाए हैं, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला के जीवन संभव नहीं है। तो दोनों कथन सही है। अगर ये प्रकृति नहीं है, ये समाज नहीं है, तो कला भी नहीं है। अभी कथन यह है कि प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्यक्ष प्रयोग ही कला है। इस संदर्भ में दिया गया तर्क यह है, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला के जीवन संभव नहीं है। दोनों वाक्य क्या है, सही है। फिर है गिसेल्डा पुलोका। पुलोक ने किसकी रचना की थी, तो गिसेल्डा पुलोक ने, इनकी पुस्तक थी विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट। ये इनकी इतनी बड़ी पुस्तक है, याद रखना। अब ये गिसेल्डा पुलोक कौन थे, इनका जन्म 1949 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा कनाडा, अमेरिका तथा यूरोप से ली थी। इनकी कला की पुस्तक विजन एंड डिफरेंस, विजन एंड डिफरेंस, क्या डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये इनकी पुस्तक थी, याद रखिएगा। पहली बार ये नाम आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे रिपीट हो जाए। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड है। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड है, नामक पुस्तक के लेखक सर हर्बर्ट रीड है। और कब ये लिखी गई थी, 1966 में। ब्रिटिश कला समीक्षक रोजर इलियट फ्राई की पुस्तक विजन एंड डिजाइन, रोजर फ्राई की पुस्तक क्या थी, विजन एंड डिजाइन। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, विजन एंड डिजाइन कब की है, 1920 की है। ट्रांसफॉर्मेशन कब है, 1926 की। अगर क्रोनोलॉजी सेट करने को आएगा, क्रम यहाँ पे, तो तब ये आपको किस चीज की, इस ईयर की जरूरत है, तो आप ये ईयर याद रखिएगा। पहले विजन एंड डिजाइन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टेला क्रैमरिज, फ्रैमरिज लिखा है, फ्रैमरिज नहीं है, क्रैमरिज है। स्टेला क्रैमरिज एक अग्रणी कला इतिहासकार और क्यूरेटर थी। इनकी एक पुस्तक द हिंदू टेम्पल इंडियन स्कल्पचर किसकी है, तो ये सर हर्बर्ट, ये इसकी, इनकी है, स्टेला क्रैमरिज की है, हर्बर्ट रीड की है। फिर अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक क्रोचे थे। अभिव्यंजनावाद क्या था, पश्चिमी कला आंदोलन है अभिव्यंजनावाद, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 से लेकर 1925 तक ये चला था, जर्मनी में हुआ था। और इसके 3 पार्ट थे, द ब्रिज, जिसे द ब्यूके कहते हैं, सेतु भी कहते हैं, फिर पूर्व अभिव्यंजनावाद, फिर ब्लू राइडर। ब्लू राइडर के कलाकार पॉल क्ली, फ्रेंच मार्क, अगस्ट मैके, कांडिंस्की, ये सब है। सिर्फ नाम से कलाकार भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ के कलाकार हैं। क्वेश्चन 4 दे दिया, पूछ ले निम्नलिखित में से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार है, तो पता होना चाहिए। एलटी में तो संभावना बहुत है पूछने की। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे, क्रोचे थे। मूलतः ये आत्मवादी दार्शनिक थे। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्म की अंतः सत्ता स्थापित करना है। इनसे पूर्व कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादात्म्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की उपेक्षा की, और हीगेल ने कांट की मान्यता स्वीकार करते हुए दृश्य जगत को भी महत्व प्रदान किया। इसके विपरीत क्रोचे ने केवल मानसिक प्रक्रिया, किसके, मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व दिया। उनकी दृष्टि में बाह्य उपकरण गौर साधन मात्र है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला की मूल तत्व के खोज का प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 96, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है, तो क्लाइव वेल ने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। आर्थर क्लाइव हेवार्ड वेल का जन्म 16 सितंबर 1881 ईस्वी में और मृत्यु 1964 ईस्वी में। यह एक ब्रिटिश कला समीक्षक थे। इन्होंने ही कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है।
प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक इमैनुअल कांट है। इमैनुअल कांट का जन्म 1724 ईस्वी को, मृत्यु 1804 ईस्वी को। जर्मन वैज्ञानिक, नीति शास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनका मत था कि कांट लाप्सा परिकल्पना और हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। उक्त परिकल्पना के अनुसार संतप्त वाष्प राशि नेबुला से सौर मंडल का उत्पन्न हुआ है। उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें इस प्रकार है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 की है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788 की है और क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 की है। द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स 1727 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने कहा था कला अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार कलाएं केवल इंद्रिय ग्राह्य जगत में स्थित रूपाकार की नकल है। तो ये दोनों कथन क्या है? सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक आरजी कलिंगवुड है। आरजी कलिंगवुड का पूरा नाम है रॉबिन जॉर्ज कलिंगवुड। इनका जन्म 1889 ईस्वी को और मृत्यु 1943 ईस्वी में। ये ब्रिटेन के दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातात्विक थे। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें थी द आइडियल ऑफ हिस्ट्री 1946 की, एन एसे ऑफ मेटाफिजिक्स 1940 की, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिगेलियन त्राई यानी हिगेलियन की त्राई क्लासिफिकेशन थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है। तो ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही कथन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि हीगल का द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी पर आधारित है। तो ये दोनों कथन क्या है? सही हो जाएगा। हिगेलियन त्राई में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है, क्योंकि हीगल का द्वंद्ववाद आत्मा की फेनोमेनोलॉजी पर आधारित है, इसलिए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट कथन है, प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग है। बिल्कुल सही है, प्लेटो ने कहा है कि कला 2 गुनी या 3 गुनी दूरी पर है। फिर है तर्क है, कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं की दैवी प्रतिमान पर आधारित है। कथन है, प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है, यानी तिगुनी दूरी पर है। फिर है, कला प्रकृति से प्रेरित होकर होती है जो स्वयं ही दैवी प्रतिमान पर आधारित है। तो यहाँ पे कथन ए सही होगा और आर सही नहीं, तो आंसर यहाँ बी सही है। फिर है, निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 ईस्वी के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 के लेखक आरजी कलिंगवुड है। आरजी कलिंगवुड का जन्म 1889 ईस्वी को, मृत्यु 1943। ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातात्विक थे। इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें इस प्रकार है, द आइडियल ऑफ हिस्ट्री, एन एसे ऑफ मेटाफिजिक्स, द आइडिया ऑफ नेचर, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, एन एसे ऑन फिलोसफिकल मेथड और रिलीजन एंड फिलोसफी इत्यादि इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, आरजी कलिंगवुड और हर्बर्ट रीड। जॉन रस्किन की हम लोग पुस्तक पढ़ चुके हैं, मॉडर्न पेंटर्स। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक पढ़ चुके हैं, व्हाट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड की प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और हर्बर्ट रीड की आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? तो अनुकरण के लिए प्लेटो के मूल में मिमेसिस शब्द है, रिपब्लिक पुस्तक में। प्लेटो के अनुसार कला सत्य का अनुकरण है। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द मिमेसिस है। प्लेटो ने गणतंत्र की कला की निंदा की थी, क्योंकि कलाएं विरेचन या कैथरेसिस का माध्यम है। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा यहाँ पे। प्लेटो का जन्म एथेंस यूनान में 428 या 27 में हुआ था और मृत्यु 423 में हुई थी। उन्हें अफलातून के नाम से जाना जाता है। वह सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। दार्शनिकों की इस तराई से ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार है। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही प्राप्त है। प्लेटो की रचना कौन कौन सी है? द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉग, इयॉन, सिंपोजियम आदि प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिकों के सही कालक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले सुकरात, फिर अरस्तु, फिर प्लेटिनस, फिर सात्री। या ऑप्शन नंबर सी जगह। सुकरात का जन्म 470 में, अरस्तु का 384 में, प्लेटिनस का 201 में और सात्र का 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। का होगा सिद्धांत सहज का सिद्धांत, सहज ज्ञान का सिद्धांत। अरस्तु का होगा अनुकरण का सिद्धांत। फिर टॉलस्टॉय का है संप्रेषण का सिद्धांत और फ्राइड का क्या हो जाएगा? स्वप्न का सिद्धांत। तो ए का 3 हो जाएगा, फिर बी का 4, फिर सी का ए और डी का 1। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ही नहीं सही है, ये ऑप्शन ही पूरा गलत हो जाएगा, इसको ऐसे याद रखना है। पुस्तक द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड है। द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक विषयक पुस्तक सर हर्बर्ट रीड द्वारा 1931 में लिखी गई थी। फिर लिबिडो थ्योरी किसकी रचना है? तो लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्राइड की है। लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्राइड द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक कामुकता, व्यक्तित्व विकास और प्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छा अनुसार बदलाव करे, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कला की कल्पना में अधिक सूक्ष्म और गहन श्रेष्ठ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है, क्योंकि कला एक मानवीय व्यवहार और भावात्मक पक्ष है। ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन चार्ल्स रीड कथन है कि कला सत्य की अनुकृति है, और सिगमंड फ्रायड है कि इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया गया है। तो दोनों का कथन क्या हो जाएगा, कथन ए गलत हो जाएगा और कथन बी सही हो जाएगा। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है। सिगमंड फ्रायड का जन्म 1856 ईस्वी को था। फ्रायड आधुनिक युग के महान मनोचिकित्सक थे और यह पहले वैज्ञानिक थे। व्यक्तियों को कुंठा से बचना चाहिए, सिगमंड फ्रायड ने कहा। लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक फ्रायड हैं। कला सत्य की अनुकृति प्लेटो का है। कला को मानवों की दमित वासनाओं का आधार माना जाता है, यह सिगमंड फ्रायड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजी कलिंगवुड से। आरजी कलिंग क्वेश्चन है आरजी कलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे। तो आरजी कलिंगवुड ब्रिटिश दार्शनिक थे और कला इतिहासकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरजी कलिंगवुड जिनका जन्म 1889 ईस्वी को और मृत्यु 1943 ईस्वी में हुई थी। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातात्विक थे। इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें इस प्रकार है: द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिकों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले अरस्तु हो जाएंगे, फिर सेंट अगस्टीन, क्रोचे और क्लाइववेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। तो मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड है। हर्बर्ट रीड मीनिंग ऑफ आर्ट 1966 ईस्वी पुस्तक के लेखक हर्बर्ट रीड है। यह एक अंग्रेजी कला इतिहासकार, कवि एवं आलोचक थे जिन्होंने कला पे कई पुस्तकें के लिए जाना जाता है। वे अस्तित्ववाद को शुरू करने वाले प्रारंभिक अंग्रेज लेखकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। क्रोचे का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है अरस्तु का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। टॉलस्टॉय का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कलिंगवुड का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम सेट करना है। विपरीत क्रम को सही अनुक्रम में, विपरीत को सही में सेट करना है। और इसमें आंसर हो जाएगा हीगल, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे और रोजर फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा है कि अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। तो सुजैन के लेंगर ने कहा है कि अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लेखकों के साथ उनके सिद्धांतों को सुमेलित करना है। टॉलस्टॉय ने कम्युनिकेशन की थ्योरी दिया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कलिंगवुड ने इमेजिनेशन की थ्योरी दिया है, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। क्रोचे ने एक्सप्रेशन की थ्योरी दिया है, थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन। हीगेल ने क्लासिफिकेशन आर्ट की थ्योरी दी। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन से संबंधित है। क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है, यह कथन है। फिर नेक्स्ट कथन है क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श कला से कला की अवधारणा को उदार बनाया है। इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। क्रोचे के सिद्धांत में कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना, मिलान करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द्वंद्ववाद का सिद्धांत, अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत, संप्रेषणी का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगेल का है, अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्रोचे का है, संप्रेषण का सिद्धांत टॉलस्टॉय का है और अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से संबंधित है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने 9वें रस की खोज की। सही है, शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। तो दोनों कथन सही है। भरत मुनि प्रथम सदी ईसा पूर्व प्रथम सदी में काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स एवं भयानक नाम से उसके 8 भेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने अपने कीर्ति नाट्य शास्त्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने 9वें रस शांत रस की खोज की, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। अतः कथन ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम से है। दार्शनिकों को एक क्रम को सेट करना है। हीगेल, जियापाल सार्त्र, जार्ज संतायना। तो सबसे पहले हीगेल का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था, 1770 में। फिर संतायना का 1863 में। तो हीगेल पहले नंबर पे आ जाएंगे। हीगेल का जन्म 1770 में, हीगेल पहले नंबर पे, जार्ज संतायना दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है क्रोचे 1866 ईस्वी में, क्रोचे थर्ड नंबर पे। फिर है जियापाल सार्त्र 1905 ईस्वी में। तो हीगेल, संतायना, जार्ज संतायना सबसे पहले हीगेल बी वाले में है, फिर क्रोचे है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे ही क्रम याद कर लीजिए। हीगेल का जन्म 1770 में, जार्ज संतायना 1863 में, क्रोचे 1866 में और जियापाल सार्त्र 1905 में। यूजीसी ने इस प्रश्न में उत्तर बी को सही माना है, जिसके अनुसार कालक्रम हीगेल, क्रोचे, जार्ज संतायना, जियापाल सार्त्र होगा, जो कि गलत है। किंतु यदि इसके विपरीत क्रम में देखा जाए तो सी उत्तर सही होगा, जियापाल।
ऐसे याद किया जाए, बस यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एलेक्जेंडर कनिंघम, अंसर्ड गैम्ब्रिज और सुजान लेंगर और रोजर फ्राई। कनिंघम क्या थे? पुरातत्व के जनक थे। ग्रैम्ब्रिज क्या थे? कला इतिहासकार हैं। सुजेन केलेंगर सौंदर्य शास्त्री हैं। सुसेन केलेंगर सौंदर्य शास्त्री, और रोजर फ्राई ने रूपवाद का सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्रोनोलॉजी सेट करना है। वार्मगार्डन जिनका जन्म 1714 में हुआ था, हीगेल जिनका जन्म 1770 में हुआ था, क्रोचे जिनका जन्म 1866 में, और सुजान केलेंगर जिनका जन्म 1895 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। हर्बर्ट रीड, सुजान केलेंगर, आर गैम्ब्रिज और लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है व्हाट इज आर्ट, हर्बर्ट रीड की पुस्तक है मीनिंग ऑफ आर्ट, सुजैन लेंगर की फीलिंग एंड फॉर्म, और ग्रैम्ब्रिज की आर्ट एंड इल्यूजन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजैन लेंगर कौन थे? तो ये एक सौंदर्य शास्त्री थे। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनव गुप्त, उनका जन्म एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने दार्शनिक व व्यवहारिक पहलुओं को एक विशेष कोश ग्रंथ कॉल्स की रचना की थी। एस्थेसिस शब्द का अर्थ क्या है? तो इंद्रिय संवेदना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्ट? व्हाट इज आर्ट के लेखक कौन है? तो व्हाट इज आर्ट के लेखक लियो टॉलस्टॉय है। व्हाट इज आर्ट के लेखक लियो टॉलस्टॉय है। ये एक रूसी लेखक थे जिन्हें सभी समस्याओं के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। इन्हें कई बार साहित्यिक नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, किंतु मिला कभी नहीं। कुंतक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कुंतक अलंकार शास्त्र के एक मौलिक विद्वान थे। इनका काल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, किंतु विभिन्न अलंकार ग्रंथ के अंतर साक्ष्य के आधार पर इन्हें 10 एडी का माना जाता है। किसके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है? तो रोजर फ्राई के अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। लियो टॉलस्टॉय के अनुसार अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्दों द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वालों के मन में वही भाव जाग जाए, कला है। सिगमंड फ्रायड जिनका जन्म 1856 में हुआ था, ऑस्ट्रिया की, ये तांत्रिका विज्ञानी तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस सन में एकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा गया? तो सन 387 ईसा पूर्व में। प्लेटो जिनका जन्म 428 में और मृत्यु 343 ईसा पूर्व में हुई थी, यह अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य था, अरस्तु का गुरु था। इन तीन दार्शनिकों की त्रयी ने ही पश्चिम संस्कृति का दर्शन आधार तैयार किया। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को जाता है। प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में इराजन टापू से वापस आकर अपने शिष्यों की मदद से एथेंस में अकादमी खोली, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्लेटो की इस अकादमी के कारण एथेंस यूनान का ही नहीं बल्कि पूरे सारे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो वार्मगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये जर्मन दार्शनिक एस्थेटिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी में वार्मगार्टन ने 1714 से 1762 ईसा पूर्व ईस्वी में फिलॉसफी को लॉजिक, तर्कशास्त्र, एथिक्स को नीति शास्त्र और एस्थेटिक को सौंदर्य शास्त्र के तीन अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। नीति शास्त्र जिसे एस्थेटिक मानव को बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की ओर ले जाता है, सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक आनंद की ओर, और लॉजिक तर्क की ओर ले जाता है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लेटो थे। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो थे और 380 के ईसा पूर्व के आसपास रचित ग्रंथ है। फिर है अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात किसने कही है? तो कांट ने कही है। कांट ने अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात कही है। इमैनुअल कांट ने की है। ये जर्मन दार्शनिक थे और विचारवाद एवं आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक तो जॉन रस्किन है। 1846 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन है। इसमें उन्होंने बताया कि कला के लिए केवल 3 कार्य है: मानव की धार्मिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति, उनकी नैतिक स्थिति की पूर्ण लब्धि या उनकी भौतिक सेवा। प्राकृतिक सौंदर्य के परम उपासक रस्किन के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य चरित्र के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। प्रकृति और कलात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्राकृतिक सौंदर्य निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। रस्किन का मानना था कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, अर्थात कला एक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 3। संतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में 3 स्तरों का उल्लेख किया। और संतायना एक अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री थे। किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है? तो एस के लेंगर के द्वारा।
एस के लेंगर के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं और दार्शनिक विकल्पों और समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। हर्बर्ट रीड ने कहा है कि यद्यपि अभिव्यंजना ही कला है किंतु प्रत्येक अभिव्यंजना कला नहीं है। आरोही क्रम में कालक्रम को सेट करना है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा क्रोचे, फ्रायड, हीगेल और बाumgarten। क्रोचे का जन्म 1866 में, फ्रायड का जन्म 1856 में, हीगेल का जन्म 1770 में और बाumgarten का 1714 में। किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो ये क्रोचे ने कहा है। क्रोचे ने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा या इंस्टीट्यूशन की अभिव्यक्ति है। कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर है, या सुकरात ने कहा है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, या इमर्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टनायक के रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण कहलाता है? तो मुक्तिवाद। भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण भुक्तिवाद कहलाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। उदात्त का सिद्धांत सौंदर्य शास्त्र में प्रतिपादित किया है। लोंजाइनस ने लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक व सिगमंड फ्रायड है। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा अस्वदान से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो सौंदर्य शास्त्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने कला को बताया है। तो प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति बताया। प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति बताया। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपने प्रेमास्पद से चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। प्लेटो ने सत्य की अनुकृति माना है। अरस्तु को कला अनुकरण कहते हैं। हीगेल ने कला को आदि भौतिक सत्ता व्यक्त करने का साधन मात्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में। यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन है, परंतु इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में मिली। यही वजह है कि सबसे प्राचीन अलंकार सिद्धांत को माने जाने लगा है। भरत मुनि प्रथम सदी ईसा पूर्व रस सिद्धांत के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कला में अनुकरण के सिद्धांत को अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। कला में अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। अनुकरण शब्द यूनान की भाषा की मिमेसिस, एक अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन शब्द का रूपांतरित होकर हिंदी से आया है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखकर इसे राजनीतिक, दार्शनिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। यहाँ प्रकृति से प्राय उसका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर के साथ साथ उसके आंतरिक रूप यथा काम, क्रोध और मनोविकारों से है। अरस्तु ने पहले उनके गुरु प्लेटो के बाद भी अनुकरण का सिद्धांत विवेचना की है। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। रस का अर्थ दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति है। चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को क्या कहा जाता है? तो सोफिस्ट कहा जाता है। सोफिस्ट, प्लेटो के पूर्व दार्शनिकों को सोफिस्ट कहा जाता है। सोफिस्ट एक या एक से अधिक विषय जैसे दर्शन, गणित आदि विषयों की योग्यता धारित थे। उन्हें 22 गुण सिखाया। सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन थे? तो बाumgarten सौंदर्य शास्त्र के पितामह थे। बाumgarten थे। सौंदर्य शास्त्र संवेदन, नाट्य, भावात्मक गुण, धर्म का अध्ययन है। कला, संस्कृति, प्रकृति एवं प्रति अंकन ही सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है। भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किसने किया है? तो ऋग्वेद में भारतीय सौंदर्य शास्त्र को श्री के नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय सौंदर्य को ऋग्वेद में श्री नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,627 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 156, सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी। किसने उसको एक नई पहचान दी थी? तो बाumgarten ने उसको एक नई पहचान दी थी। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के जनक बाumgarten को कहा जाता है। बाumgarten जर्मन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी और नई पहचान बाumgarten ने दी। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक बाumgarten ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूबसूरती देखने वालों की आंख में होती है, यह कथन किसका है? तो यह कांट का है। खूबसूरती देखने वालों की आंख में होती है, यह कांट ने कहा है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेखन है, यह कथन इमर्सन का है। कला एक अभिव्यक्ति है, रस्किन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय कला की किस विशेषता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं? तो टॉलस्टॉय कला में मनोरंजन है, ये टॉलस्टॉय इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान है, किसने कहा था? तो क्रोचे ने कहा था कि कला सहज ज्ञान और अंतर्ज्ञान है। ये सारी चीजों को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे देख रहे हैं। कला हमारे जीवन का एक अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रोजर फ्राई का है। रोजर फ्राई ने कहा है कि कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से मुक्त होती है। हीगेल का मत है कि रोमांटिक कला अपने विघटन की प्रक्रियाओं में निहित होती है। हीगेल ने ललित कलाओं को कितने 5 भागों में बांटा है? वास्तु, मूर्ति, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला। किसने कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित होती है, वस्तुओं में नहीं, व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति में? यह आंसर क्रोचे का है। क्रोचे ने कहा है कि कला अंतःप्रज्ञा इंस्टीट्यूशन की अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय के अनुसार अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि द्वारा शब्दों को इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जाग जाए, यही कम्युनिकेशन का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत होता है टॉलस्टॉय का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट में सौंदर्य की व्याख्या किसने की थी? तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट ये कांट की हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं? तो ये हचेसन है। हचेसन के अनुसार सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, बाह्य से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना में अलंकार सिद्धांत किसका है? तो अलंकार सिद्धांत भामा का हो जाएगा। फिर है अनुमितिवाद का सिद्धांत, ये शंकु का हो जाएगा। फिर ध्वनि सिद्धांत किसका है? तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। अभिव्यक्ति का सिद्धांत अभिनवगुप्त का है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें भी। अल्बर्ट एल्चिन, रुडोल्फ और जॉन रस्किन और E.M. गैम्ब्रिज। जॉन रस्किन की तो मॉडर्न पेंटर हो जाएगी। अल्बर्ट एल्चिन की आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन हो जाएगी, आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन। फिर है रुडोलोफ की हो जाएगी पर्पस ऑफ आर्ट। फिर नेक्स्ट है गैम्ब्रिज की आर्ट एंड एल्यूजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमितिवाद का सिद्धांत किसके है? तो ये शंकु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचयिता कौन है? तो के.सी. पांडे। के.सी. पांडे पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचयिता हैं। कंपैरेटिव एस्थेटिक की तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र के रचयिता के.सी. पांडे, कांति चंद्र पांडे थे। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग जर्मन दार्शनिक वामगार्टन ने किया था। वामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि है। M.S. रंधावा ने चित्रकला में 1954 ईस्वी में, कांगड़ा वैली पेंटिंग 1956 में, कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग और 1958 में कांगड़ा पेंटिंग की अन्य पुस्तकें प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत से संबंध है? तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। ध्वनि सिद्धांत किसका है? तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन की कीर्ति धवन्यालोक की टीका धवन्यालोक लोचन, धवन्यालोक पुस्तक है और इसका टीका धवन्यालोक लोचन है। किसने किया था? तो अभिनव गुप्त ने किया था। धवन्यालोक के लेखक आनंदवर्धन है। ये याद रखना है कि धवन्यालोक के लेखक कौन है? आनंदवर्धन है। और धवन्यालोक लोचन के लेखक अभिनव गुप्त हैं। अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकु का है। भुक्तिवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक भटनायक है। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता भामा है। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत अभिनव गुप्त है। फिर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट रीड है। हर्बर्ट रीड। पर्सी ब्राउन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान, कलाकार, कला समीक्षक, इतिहासकार, पुरातात्विक थे, जिन्हें भारतीय वास्तुकला एवं लेखक के रूप में जाना था। इनका जन्म 1872 में यूनाइटेड किंगडम तथा मृत्यु 1955 में श्रीनगर में हुई थी। इनकी प्रमुख पुस्तक थी इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स 1909 में। राम सिंह द्वारा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्य दर्शन और कला भारतीय कलाकार की सोच किसको प्रभावित करती है? कथन तर्क है इसका, पाश्चात्य यथार्थ ने भारतीय कला को भी अभिप्रेरित नहीं किया है। ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने? तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। नौवां रस किसका है? तो नौवां शांत रस में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन विशिष्टम प्रवर्तक माने जाते हैं? तो भरत के पश्चात अभिनव गुप्त विशिष्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने 9वें रस का परिचय दिया है? तो अभिनव गुप्त ने शांत रस 9वें रस का परिचय दिया है। क्वेश्चन नंबर 175, भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया गया है? तो भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः रस के साथ संबंधित किया गया है। रस शब्द भारतीय साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन शब्द है, जिसका उल्लेख भारतीय साहित्यों में मिलता है। वर्तमान में इस सिद्धांत का प्राचीनतम प्रतिपादक ग्रंथ भरतकृत नाट्यशास्त्र उपलब्ध है, किंतु इसके पूर्व भी इसके विवेचन की स्वस्थ परंपरा थी, जिसका साक्ष्य नाट्यशास्त्र के अनुवंशक श्लोकों में है। सामान्य व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग 4 आर्यों में होता है। कौन कौन सा? पदार्थों का रस, अम्ल, विक्त, कषाय आदि, आयुर्वेद का रस, साहित्य का रस, मोक्ष या मुक्ति का रस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176, आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक हर्बर्ट रीड है। हर्बर्ट रीड की अन्य पुस्तकें द मीनिंग ऑफ आर्ट, एजुकेशन, थॉट एंड आर्ट, द ग्रीन चाइल्ड। हर्बर्ट रीड क्या थे? कला इतिहासकार थे। इनका जन्म 1893 ईस्वी में मस्फर, नॉर्थ रीडिंग, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था। कांट की कौन सी पुस्तक है? तो कांट की पुस्तक जजमेंट हो जाएगी। इमैनुअल कांट की पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक 1790 की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया? तो एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की पुस्तक का नाम बताइए। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है ईऑन। प्लेटो की पुस्तक का नाम ईऑन है। प्लेटो ने 428 ईस्वी से 427 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 348 या 47 ईस्वी में हुई थी। यह अफलातून नाम से जाने जाते हैं। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक व सुकरात के शिष्य थे। अरस्तु तथा अरस्तु के क्या थे? तो गुरु थे। तीन दार्शनिकों में त्रयी ने ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया है। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही जाता है और इनकी पुस्तक रिपब्लिक, स्टेट्समैन, इओन और सिंपोजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला उपयोगिता के लिए है। किसने कहा था? तो ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड ने मनुष्य के मन में कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया? तो इन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। फ्रायड ने मनुष्य के मन को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। इनका जन्म 1856 में और मृत्यु 1939 ईस्वी में हुई है। ऑस्ट्रिया के तांत्रिक विज्ञानी तथा मनोविश्लेषक थे। और जो 3 अवस्थाएं हैं चेतन और अचेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलस्टॉय ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो टॉलस्टॉय ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। टॉलस्टॉय ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। उपयोगितावादी मानते हैं कि वही कर्म शुभ है जो व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेल करना है। मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड की है। डांस ऑफ शिवा आनंद कैंटिस कुमार स्वामी की है। आर्ट एंड एक्सपीरियंस जॉन डीवी की है। और फीलिंग एंड फोर्स सुजैन के लेंगर की है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला आलोचक का नाम बताया जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की है। तो क्लाइव वेल ने सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्ट नायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। तो भुक्तिवाद कहलाता है। 9वां रस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्री ने सम्मिलित किया था? तो अभिनव गुप्त ने। 9वां रस अभिनव गुप्त की पहली बार सम्मिलित किया है। भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया है। और 9 रस कौन कौन सा है? भरत मुनि के 8 रस कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, रति का श्रृंगार, हास का हास, शोक का करुण, उत्साह का वीर, क्रोध का रौद्र, जुजुप्सा का विभत्स, भय का भयानक और विस्मय का अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं? तो आलंबन और उद्दीपन विभाव है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। अनुभाव 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव 33 है। कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो अनुकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे यूनान के कलाकार। यूनान देश के दार्शनिक ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण के सिद्धांत की प्रतिक्रिया है तथा दूसरे स्तर पर उसका विकास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन क्या है? रंगों द्वारा संगीत समरूप वास्तु निरपेक्ष और सौंदर्य सृजन संभव है। और तर्क क्या है? क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वास्तु सदृश होना आवश्यक है। तो ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कथन है। कथन में पहला क्या है? प्रत्येक कलाकृति ऐन्द्रिक अनुभूति का भावात्मक रूपांतरण है। सही है। नेक्स्ट है क्योंकि बिना ऐन्द्रिक ज्ञान के भी पदार्थ रूप की सत्ता होती है। नहीं, बिना ऐन्द्रिक ज्ञान के कोई भी रूप की जानकारी नहीं होती। तो आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट है कथन है अमूर्त कला बाह्य जगत के निरूपण को अस्वीकृति को निर्दिष्ट करता है। फिर है कथन है, ये कथन सही होगा। फिर अमूर्त कला सौंदर्य परक मनोभावों को उत्पन्न करने के सक्षम विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला मूर्तिकला की परिकल्पना करता है। तो यहाँ पे कथन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। फिर नेक्स्ट कथन है मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत पर थोपता है। यह कथन सही है क्योंकि मनुष्य की अतिरिक्त इच्छाएं उसके सौंदर्य परक सृजन की दिशा में ले जाती हैं। ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो संतायना, भरत, अभिनवगुप्त, भट्टनायक तीनों भारतीय, संतायना भारतीय नहीं है। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रस्किन का है। मनुष्य के अनुसार कला का कार्य स्वीकृति करना नहीं है। कला सृष्टि करती है। कला द्वारा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसी कारण कला व्यंजनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य रस निष्पत्ति है। कला क्या है? तो कला कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया था? तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की? तो यह कथन क्रोचे का है। कला एक प्रकार का प्रतीक है। सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये सिद्धांत के प्रतिपादक सुजैन के लेंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और तर्क है। पहला कथन है सौंदर्य पूर्णता विषयी कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संक्षिप्त है। नेक्स्ट कथन है इसका क्योंकि मानवीय चित्त वाली समग्रता संतुष्टि कभी भी परिघटना से संबंधित नहीं होती है। दोनों कथनों में विचार करना है कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे ए सही है किंतु दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने कलाओं की निंदा की है क्योंकि इसमें वे तत्व हैं। कौन कौन से कलाओं की निंदा की है प्लेटो ने? प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि इनमें तत्व है अनुकृति और मनोभाव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि उसमें अनुकृति और मनोभाव दो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? तो इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक थे। नीचे कुछ दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं, उपयुक्त दार्शनिकों का सही कालक्रम क्रोनोलॉजी सेट करना है। हीगेल, क्रोचे, वामगार्टन और सुजेन केलिंगर। हीगेल का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था। क्रोचे का जन्म 1752 में, सुजेन लेंगर का 1898 में और वामगार्टन का 1714 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1714 वामगार्टन, वामगार्टन एक नंबर पे, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो N 3124 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण है? कला संप्रेषण लियो टॉलस्टॉय ने कहा है। 9 रसों के साथ कौन वे 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था? तो वात्सल और भक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अभिकथन, सभी सत्य अत्यंत सुंदर है। जब कलाकार को सत्य में सौंदर्य का बोध होता है तभी सच्ची कला निर्मित होती है। 207 सभी कलाएं अत्यंत सुंदर हैं। जब कलाकार को सत्य में सौंदर्य का बोध होता है तभी सच्ची कलाएं निर्मित होती हैं। ये कथन सही है क्योंकि यदि कलाकार सत्यनिष्ठ कला का सर्जन करता है तो उसे कला में गहराई तक पहुंचाना होगा। यहाँ पे ए और आर में ए सही है और आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट सिविलाइजेशन लेखक कौन है? तो हेनरिक जिमर है। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? तो अरस्तू ने कहा है कि अनुकरण ही कला का मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविंद्रनाथ टैगोर, पहले भी बता चुके हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला क्या है नामक पुस्तक की लेखक किसने लिखी है? व्हाट इज आर्ट, कला क्या है? लियो टॉलस्टॉय। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? तो फेरिक कांजिंस्की। ये नया क्वेश्चन आया है, याद रखना है। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक फेरिक कांजिंस्की थे। हंगेरियन नेशनल गैलरी समकालीन की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि कला अभिव्यक्ति है? तो ये क्रोचे का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक? तो कलिंगवुड है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन थी? सिंपोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वामगार्टन ने। कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया था? तो क्रोचे ने कहा था कि कला सहजानुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने कला को क्या कहा है? अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, सिद्धांत किसका है? तो भट्टनायक का है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में अनुकृति के सिद्धांत मेम्सिस थ्योरी किसकी है? तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने सौंदर्य के बारे में कहा है कि केवल कला ही सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है? तो हीगेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा होगा? तो शांत रस हो जाएगा, सभी को पता है। इनमें कौन सा शब्द 8 रसों में से नहीं है? तो श्रृंगार, वीर, हास्य, रति। यहाँ पे रस पूछ रहा है, रस और भाव है, तो रति क्या हो जाएगा? रस नहीं होगा, रति भाव। इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से नहीं है? तो रति नहीं है। रति रस नहीं है, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किस प्रकार में आते हैं? तो ये विभाव में आते हैं। शोक, क्रोध, भय, जुजुप्सा किस प्रकार जाने जाते हैं? तो ये स्थायी भाव के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कौन रस नहीं है? तो जुजुप्सा रस नहीं है, ये विभत्स का स्थायी भाव है। यहां से याद करिए, क्वेश्चन बहुत बन सकता है। अनुकरण सभी कलाओं का क्या है? मूल है, किसने कहा था? तो प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत थे। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं? तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9 होते हैं, क्योंकि 9 रस तो 9 भाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के, 9 प्रकार के रस, 9 प्रकार के स्थायी भाव। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? तो भरत ने। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो अद्भुत रस का पीला रंग है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में कितने रसों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 250, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा की गई? तो 9 रसों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का प्रमुख स्रोत कौन है? तो रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। सबसे पहले नाट्य शास्त्र में रस को बताया गया, इसलिए रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो काव्य कला को हीगेल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो अभिनवगुप्त ने। धवन्यालोक पुस्तक के लेखक किसने? धवन्यालोक पुस्तक के लेखक आनंदवर्धन है। और धवन्यालोक लोचन पुस्तक के लेखक, टीका के लेखक अभिनवगुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मतें सामान्य है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रकरण। इसमें आंसर हो जाएगा प्रकरण। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत का सामान्य शब्द प्रकरण यूज होता है। नाटक, रूपक, प्रहसन ये सभी प्रकरण के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु जिसे स्थान कहा जाता है, नेता, नायक और रस भावनाओं की आवश्यक घटक कौन सी होती है? अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए, तो यहाँ पे अभिनवगुप्त हो जाएंगे। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनवगुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास क्या है? तो नाट्यशाला है। अनुभाव में कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव में 3 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए हैं? तो 2, सापेक्ष और निरपेक्ष। हीगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो हीगेल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है, काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का रंग लाल हो जाएगा। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने किया था। द्वंद्ववाद के आधार पर किसने त्रय सिद्धांत अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद का सिद्धांत दिया है? तो हीगेल ने दिया है। ये चैप्टर यहीं से खत्म हो जाता है। अब अगला चैप्टर हमारा कला में षडंग आएगा, वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हम अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं। क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।